हेलो एवरीवन, मैं सीमा जैन एक बार फिर आपके साथ एएनएक्स क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, आर यू ऑल रेडी फॉर द न्यू टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? एनीवेज, तो आज हम इस वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसको समझने से पहले हमें लिविंग बीइंग्स की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट के बारे में समझना होगा। व्हाट इज मूवमेंट? नथिंग, सिंपल चेंज इन पोजीशन। इधर से उधर गए, चेंज इन पोजीशन इज द मूवमेंट। ओके, और दिस चेंज इन पोजीशन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, नो मैटर कि वो माइक्रोब है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी कुछ है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग के। अब मूवमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट। दैट मीन्स ऐसे मूवमेंट्स जो ग्रोथ शो करते हैं, दोस आर कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। और ऐसे मूवमेंट्स, मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। क्लियर? जैसे एग्जांपल्स बता दूं मैं, वेविंग ऑफ ब्रांचेस। जब तेज हवा चलती है तो ब्रांचेस वेव करती हैं। ओके, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, राइट? जब एक बीज ग्रो करता है तो प्लांटलेट उसमें से निकल के आता है। यहाँ पे देखो, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ये क्या है? ग्रोथ ऑफ सीडलिंग इज ए ग्रोथ मूवमेंट। जबकि वेविंग ऑफ ब्रांचेस, नो ग्रोथ, मूवमेंट है लेकिन ग्रोथ नहीं है। सिमिलरली अ कैट रनिंग, क्लियर? कैट रनिंग मूवमेंट है बट नो ग्रोथ। सिमिलरली चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग, एंजॉइंग ऑन द स्विंग, झूले पे झूल रहे, राइट? देन there are so many examples you can give, जैसे animals cutting the chewing the cud, right? तो ऐसे जितने भी मूवमेंट्स हैं आप अपने आप अज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं which show growth, और कुछ होते हैं जो ग्रोथ शो नहीं करते हैं। अब देखिए, जनरली प्लांट शो ग्रोथ मूवमेंट, whereas animals show, plants show both growth and non-growth, but animal shows only the non-growth movement. Now see, जितने भी non-growth movements होते हैं, these all are due to change in the environment. For example, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि वेविंग ऑफ ब्रांचेस, ठीक है? ब्रांचेस वेव क्यों हुई? द रीजन इज, ब्रांचेस वेव इसलिए हुई हैं क्योंकि हवा चल रही थी, राइट? द एनवायरमेंट में चेंज हुआ। सिमिलरली एक सीडलिंग आया बाहर, क्यों आया? बिकॉज वो ग्रो हो रहा है टुवर्ड्स द सनलाइट। कैट रनिंग, तो कैट रन क्यों हो रही है? हो सकता है एनवायरमेंट में चेंज ये हुआ कि या तो उसने डॉग को देखा हो या उसने माउस को देखा हो। अब अगर एक रुमिनेंट कड को च्यू करता है, दैट मीन्स वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना है। और हर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, ये सारे मूवमेंट्स इंडिविजुअल्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कोई भी मूवमेंट हार्मफुल नहीं होता है। ओके, हाँ। देन नेक्स्ट इज मूवमेंट्स प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल एंड दे आर नेवर हैफेजर्ड। बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, एनवायरमेंट में क्या चेंज होता है, किस तरह से होता है? मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट ट्रिगर्स इट। ठीक है, इवेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि मूवमेंट कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोग क्लासरूम में बैठे, क्लियर? और तीन जगह कम्युनिकेशन हो रहा है। आप क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे, आप उसके साथ फील्ड में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक आप जब नॉर्मल वॉकिंग है तब कम्युनिकेट कर रहे हैं। नाउ सी, जब आप क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ, तो आप विस्परिंग करते, धीरे धीरे बोलते हैं। आपको मालूम है अगर आप जोर से बोले तो बेटा उड़ जाने वाली है, टीचर जरूर डांट देंगे या पिटाई लगा देंगे। अगर आपने उसी तरह से जो रिस्पॉन्स दिखाया वो आपने फील्ड पे दिखाया, आपका फ्रेंड जो है फील्ड पे है, क्लियर? और वहां पे फुसफुसा करके बात करेंगे ना तो उसको कुछ भी सुनाई देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली जब आप वॉक कर रहे हैं
वॉक में उस आपको मालूम है ना, तो चिल्लाने की जरूरत है ना विस्परिंग करने की जरूरत है, नॉर्मल मोड में हम बात करेंगे तो हो जाए। तो मूवमेंट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह का इवेंट उसको ट्रिगर कर रहा है। ओके सो और ये जो रिस्पॉन्सेस है, दैट मीन्स मूवमेंट क्या है, रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्सेस पॉसिबल तब है जब एनवायरमेंट में चेंज को रिकॉग्नाइज किया जाए और उस हिसाब से उसमें रिस्पॉन्स किया जाए, ठीक है। इसीलिए ये कहा गया है कि मूवमेंट्स आर ऑलवेज इन ए कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे, हैफेजर्ड नहीं होते हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो चलिए आप समझते हैं व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल है क्या? पावर ऑफ रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लोड, स्पीडेड और स्टॉप्ड। क्लियर? यानी कि किसी भी चीज को शुरू करना, स्टॉप करना, स्पीड अप करना, ये सब होता है कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन क्या है? सिंपल है, आज आप घर में अगर सब लोग मिलके काम करते तो दैट इज अ कोऑर्डिनेटेड वर्क। इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर सारे मूवमेंट क्या हो रहे हैं? कोऑर्डिनेटेड। कैसे? ऑर्डरली एंड हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड पार्ट्स, different but interrelated parts, very important, so as to perform one or more activities smoothly. Clear? अब देखिए इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है? से यूनिसेलुलर या सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी डिजाइन सिंपल होती है, इसलिए उनके बॉडी के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती है। क्लियर? लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होते हैं। काय के लिए? ताकि वो उस एक्टिविटी को बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में कर सके। अब देखिए एनिमल्स के अंदर ऐसा क्या होता है और प्लांट्स में क्या होता है? एनिमल्स में मस्कुलर, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम होता है। ये तीनों सिस्टम मिलकर के पूरे वर्क को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन में करते हैं। और प्लांट्स के अंदर होता है ओनली हार्मोनल सिस्टम। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर कैसे होता है। सपोज जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, जब फूड को हमको इंजेस्ट करना है, देखिए हमारी बॉडी के कितने ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे हैंड्स पिक अप द फूड, ब्रिंग इट टू द माउथ, माउथ ओपन्स, सलाइवा अपने आप सिक्रीट होता है, टंग रेडी रहती है कि जो हमारा टीथ जो है, ठीक है, टीथ और गम्स जो है फूड को मेस्टिकेट करते हैं, और उसके अलावा टंग में जो है मिक्सिंग का काम शुरू हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स अपने आप सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। बाय दैट टाइम आपका वो जो भी आपने खाया है वो फूड वो स्वॉलो हो उसके पहले हमारा हैंड जो है दूसरे पीस ऑफ फूड को लेकर के माउथ तक आ जाता है। नाउ सी, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि खाने की खुशबू तो हमें बाद में आई, देखा नहीं हमने खाना और हमने उस खाने को खा लिया और बाद में कभी 2 घंटे बाद जाकर के हमारी टंग उसमें मिक्सिंग करना शुरू करी? ऐसा नहीं होता है बेटा। हर चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होती है। और इन सबको करने के लिए एनिमल्स के अंदर होते हैं मस्कुलर, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम, whereas in plants only hormonal system is there. इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, जब एक एथलीट जब दौड़ता है तो क्या होता है? लेग्स को ज्यादा पावर लगाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के लिए पावर लगानी पड़ती है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, दैट मीन्स ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारी जो ब्लड है, ब्लड की सप्लाई जो है वो ऑक्सीजन लेग्स की तरफ, मसल्स की तरफ ज़्यादा हो जाती है, ताकि हमारी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या ग्लूकोज प्रोवाइड किया जा सके। तो जब कोई एक वर्क हो रहा है तो वो एक अकेला काम नहीं हो रहा है, वो पूरे बहुत सारे इंटर रिलेटेड ऑर्गन्स मिलकर के उसको एक बड़े ही कोऑर्डिनेटेड फैशन में उस वर्क को कंप्लीट करते हैं। ओके, अब हम बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले लेसन में पढ़ने क्या वाले हैं? हम इसमें मेनली नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है पूरी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम उसी का होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेलिंग में पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपका समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है। देखिए,
मैं यहाँ पे इनको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये सेम टर्म्स अगेन एंड अगेन पूरे चैप्टर में आएंगे, तो बेहतर है कि आप इसे पहले समझ लीजिए। ओके, सबसे पहले स्टिमुलस, चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट ब्रिंग्स रिएक्शन। That change can be chemical, that can be mechanical, that can be physical, किसी भी तरह का चेंज हो सकता है ना। और मतलब ऐसा चेंज एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से हमने कोई रिएक्शन दिया, तो वो जो चेंज है वो कहलाएगा स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन टू स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, हमने एक स्नेक देखा, ठीक है, और हम भागे, तो स्टिमुलस क्या था, सीइंग द स्नेक, स्नेक को देखना इज ए स्टिमुलस, और भागना क्या था, रिस्पॉन्स। अचानक हमारे आंखों के ऊपर ब्राइट लाइट फोकस की गई, हमने आंखें बंद कर ली, फाइन, तो जो ब्राइट लाइट आईज के ऊपर फोकस हुई है दैट इज द स्टिमुलस, और उसके अगेंस्ट में हमने जो रिएक्शन दिया दैट इज द रिस्पॉन्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीजें सब हम रिपीटेड आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर स्टिमुलस को लेना और रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं बॉडी में, उन्हें कहा जाता है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। ओके, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसीव करने वाले। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के कुछ सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स जो केपेबल होते हैं स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। अब मैंने आपसे जस्ट नाउ आई गेव यू एन एग्जांपल कि ब्राइट लाइट आईज के ऊपर फोकस हुई, क्लियर, तो हमने आईज को क्लोज किया, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो लाइट फोकस हुई उस लाइट को रिसीव किसने किया, हमारे सेंस ऑर्गन आई ने, क्लियर, तो यहाँ पे रिसेप्टर कौन हुआ, रिसेप्टर हुआ हमारी आईज। अब देखिए उसी के अगेंस्ट में एक और होता है इफेक्टर, और जैसे आई के ऊपर लाइट आई, हमने आईज को टाइटली क्लोज किया, तो वहां पे हमारी मसल्स ने काम किया है, तो हमारी मसल्स हो गई इफेक्टर। अब इस रिसेप्टर से इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन को जिस फॉर्म में लाया जाता है वो होता है इम्पल्स, राइट। आपने देखा है बिल्कुल हमारी बॉडी में मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस गति से इलेक्ट्रिक करंट चलता है उसी गति से हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। आइस ने देखा, मसल्स को ऑर्डर हुआ, मसल्स ने एकदम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने आइस को बंद किया। ओके, तो ये हो गया रिसेप्टर्स इफेक्टर्स। तो मैसेज को रिसेप्टर से इफेक्टर्स पे आने तक में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सेंस और सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंस क्या है और सेंस ऑर्गन्स क्या है, ठीक है। सेंस क्या है, द फैकल्टी बाय विच ऑर्गेनिज्म नोटिस चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज द सेंस, क्लियर। मतलब जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी हम चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं दैट इज द सेंस। और ये सेंस किसके थ्रू होते हैं, थ्रू सेंस ऑर्गन्स। यानी कि हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स जिन चेंजेस को रिसीव करते हैं या पहचानते हैं वो होते हैं सेंस, एंड द ऑर्गन्स दैट हैव सेंसरी रिसेप्टर्स और पिकिंग अप द सेंसेस। ओके, यहाँ पे इसको भी हमें क्यों डिस्कस करना है, बिल्कुल सिंपल है। अरे जब तक हमारे को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस हम फील नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आगे की सारी प्रोसेस हमारी बॉडी कैसे करेगी, कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा। अब देखिए बेसिकली वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास है। आइस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट मीन्स हमारी आइस जिस सेंस को रिसीव करती है, तो वो रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं फोटो रिसेप्टर्स, और इनका काम होता है विजन को डिटेक्ट करना, क्लियर, लाइट को डिटेक्ट करना और इमेजेस को फ्रेम करना, ये काम होता है फोटो रिसेप्टर्स का। नोज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, नोज का काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना, सिंपल। ईयर्स फोनो रिसेप्टर्स, साउंड को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, साउंड को डिटेक्ट करके और उसको थ्रू नर्व्स जहां साउंड डिटेक्ट होता है ब्रेन में वहां तक पहुंचाने का काम है। टंग में होते हैं गस्ट्यूटरी रिसेप्टर्स,
और इनका काम होता है टेस्ट को डिटेक्ट करना। एंड फाइनली स्किन होती है जिसमें थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं और वो थर्मो रिसेप्टर्स हीट एंड कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगी जिसमें हमने ये पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन। अलॉन्ग विद इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, कौन से सिस्टम होते हैं, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दैट मीन्स द हार्मोनल सिस्टम। और प्लांट्स के अंदर केवल हार्मोनल सिस्टम होते हैं। तो हम अपने आगे के वीडियोस में हर एक चीज को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप वॉचिंग द वीडियोस। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, वाइंड अप कर रही हूँ। और अगले वीडियोस में हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसमें हम हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन एंजॉय द डे, गुड बाय।